हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे थे। इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। आपको वो दोनों वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एंड मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दोनों वीडियो का लिंक दे दिया है। पिछले वीडियो में हमने पेज नंबर 28 तक यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। महमूद गजनवी का ये टॉपिक हमने पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम आक्रमणों का प्रभाव से पढ़ेंगे। ठीक है, महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसके बाद भारत पर क्या प्रभाव हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो छोटे छोटे ब्लॉक्स में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, उपाधि क्या होता है? उपाधि का अर्थ क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है, कोई बहुत वीरता का काम करता है, तो उसके लिए उस व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है, जैसे कि कोई उपनाम या फिर कोई प्रमाण पत्र, कोई खिताब या किसी भी तरह का सम्मान दिया जाता है अच्छे काम के लिए, तो उसी को हम उपाधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन तीनों के पतन के क्या कारण हो सकते हैं? यानी कि यहाँ पे दिया गया है गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल शासक, इन तीनों के पतन के क्या कारण हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तीनों जो राज्य थे ये कन्नौज के लिए संघर्ष कर रहे थे, आपस में ही युद्ध कर रहे थे और इन्हीं युद्ध के वजह से इन तीनों का पतन हुआ। युद्ध करते करते इन तीनों की सेनाएं कमज़ोर हो गई और इन्होंने अपने सामंत की ओर भी ध्यान नहीं दिया। सामंत किसे कहते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं, आपको पार्ट 1 के वीडियो में वो मिल जाएगा। ठीक है, सामंत क्या होता है ये सब हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग वो दोनों वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये तीनों जो राज्य था ये इन्होंने अपने सामंत की ओर ध्यान नहीं दिया और अपने युद्धों में ही व्यस्त रहे, आपस में संघर्ष करते रहे और जिसकी वजह से इन तीनों राज्यों का पतन हो गया। और नेक्स्ट हमने यहाँ तक पढ़ा था महमूद गजनवी का, इस टॉपिक तक पढ़ा था हमने। क्वेश्चन यहाँ पर सोमनाथ मंदिर के बारे में विशेष रूप से वर्ग में शिक्षक की सहायता से चर्चा करें। तो सोमनाथ मंदिर की विशेषता क्या है? सोमनाथ मंदिर धन और वैभव के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर की यही विशेषता है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। देखिए, गुजरात का सोमनाथ मंदिर अपने धन और वैभव के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, तो यही इस मंदिर की विशेषता है। अब यहाँ पर ये टॉपिक है आक्रमणों का प्रभाव। ठीक है, तो महमूद के आक्रमणों का प्रभाव भारत पर अस्थायी नहीं प्रतीत होता है। उसने भारत में कोई अस्थायी राज्य बनाने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, जब कोई किसी देश पर, किसी राष्ट्र पर जब आक्रमण करता है तो वहाँ अपना राज्य बनाने की कोशिश करता है, अपना साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश करता है। लेकिन महमूद गजनवी ने ऐसा नहीं किया। आगे बढ़िए, यहाँ पे दिया गया है, हर विजय अभियान के बाद धन लूटकर वह गजनी वापस लौटता रहा। महमूद कहाँ का था? गजनी का। और वह क्या करता था? उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन कभी भी उसने भारत में अपना राज्य जमाने की कोशिश नहीं की। महमूद गजनवी भारत में आकर सिर्फ युद्ध करता था, लूटपाट मचाता था और धन लूटकर चला जाता था। वो भारत पर अपना राज्य जमाने की, राज करने की कोशिश नहीं की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत पर उसने लगभग 17 बार आक्रमण किए और प्रत्येक बार भारतीय राजाओं और सैनिक शक्ति को आघात पहुँचाया तथा उन्हें पराजित किया। युद्ध करता था लेकिन साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश उसने नहीं की। इन आक्रमणों से बाहरी शक्तियों को भारत की राजनीतिक एवं सैनिक दुर्बलता का पता चला। जब महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया तो इससे दूसरे देशों को भी लगने लगा कि अब भारत राजनीतिक और भारत की सैनिक शक्ति कमज़ोर है, तो इसलिए अब दूसरे देश भी भारत पर आक्रमण करने लगे। आगे यहाँ पर दिया गया है कि आगे चलकर तुर्क और अफगानों ने कई बार भारत पर चढ़ाई की, क्योंकि दूसरे देशों को ये पता चल गया था कि भारत कमज़ोर है, भारत राजनीतिक रूप से कमज़ोर है और भारत की सैन्य शक्ति भी कमज़ोर है, क्योंकि महमूद गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। तो इस वजह से दूसरे देश भी भारत पर आक्रमण करने लगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुर्क और अफगानों ने कई बार भारत पर चढ़ाई की तथा एक अस्थायी साम्राज्य की स्थापना में सफल रहे। और जब दूसरे देश भारत पर आक्रमण करने लगे तो उन्होंने अपना अस्थायी साम्राज्य भी भारत में बना लिया। अपनी नकारात्मक छवि के बावजूद महमूद के आक्रमणों ने इस्लामी और हिंदू संस्कृति के बीच संपर्क में योगदान दिया। ठीक है, महमूद गजनी ने भारत पर बहुत बार आक्रमण किया था, लेकिन फिर भी उसने इस्लामी और हिंदू संस्कृति के बीच में संपर्क करने में योगदान दिया।
शाहनामा नामक महाकाव्य का लेखक फिरदौसी उसी के संरक्षण में रहा। शाहनामा किसी महाकाव्य का नाम है, लेखक कौन थे? फिरदौसी। उसी ने मध्य एशिया के प्रसिद्ध विद्वान अल-बिरूनी को भारत भेजा। महमूद गजनी ने ही मध्य एशिया के प्रसिद्ध विद्वान अल-बिरूनी को भारत भेजा था। उसने भारत के संबंध में अपनी प्रसिद्ध रचना तहकीक-ए-हिंद लिखी। इस पुस्तक में भारत और यहाँ के निवासियों और सामाजिक जीवन का विस्तार से वर्णन किया गया। अल-बिरूनी ने जो पुस्तक लिखी थी उसमें भारत के निवासियों की सामाजिक जीवन और उनके आर्थिक जीवन वगैरह का उसमें वर्णन किया गया, यानी कि भारत के बारे में उसने अपनी पुस्तक में लिखी। अब यहाँ पे महमूद गजनवी के आक्रमणों के लगभग 150 वर्षों बाद तुर्कों के आक्रमण का दूसरा चरण उत्तरी भारत में आरंभ हो गया। महमूद गजनवी के आक्रमण के लगभग 150 वर्ष के बाद तुर्कों का आक्रमण का दूसरा चरण उत्तरी भारत में शुरू हो गया। इन आक्रमणों का नेतृत्व गौड़ के शासक मोहम्मद गौरी ने किया। महमूद गजनवी के आक्रमण के 150 वर्ष के बाद महमूद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। उसकी इच्छा केवल लूट मार करने की नहीं थी। जैसे कि महमूद गजनी भारत में सिर्फ लूट मार करता था, धन लूट कर वापस गजनी चला जाता था, वैसे मोहम्मद गौरी ने नहीं किया। उसने अपना साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश की। ठीक है, वो साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। मोहम्मद गौरी के अभियान बड़े व्यवस्थित होते थे, मतलब वह सब कुछ प्लान करके करता था। मतलब कि मोहम्मद गौरी सब कुछ प्लान के अनुसार करता था। उसने यह महसूस किया कि मुल्तान और सिंध को केंद्र बनाकर भारत के भीतरी भाग को नहीं जीता जा सकता है। मोहम्मद गौरी को ये लगा कि मुल्तान और सिंध को केंद्र बनाकर भारत के भीतरी भाग को जीता नहीं जा सकता है, इसलिए उसने भारत विजय का केंद्र पंजाब को बनाया। ठीक है, उसने पंजाब से विजय अभियान स्टार्ट किया, यानी शुरू किया। पंजाब विजय के फलस्वरूप उसके राज्य की सीमा अजमेर और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान की राज्य की सीमा को स्पर्श करने लगी। पंजाब जीतने के बाद उसके राज्य की सीमा अजमेर और दिल्ली के राजा कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। तो दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान की राज्य की सीमा से स्पर्श करने लगी। ठीक है, 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराइन गांव में मैदान में हुए प्रथम युद्ध में गौरी पराजित हुआ। देखिए, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी हार गया था। ठीक है, इस पराजय की परवाह किए बिना 1192 ईस्वी में तराइन की द्वितीय युद्ध में उसने पृथ्वीराज को पराजित किया और तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में हुई थी, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान हार गया था। ठीक है, और तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी। तराइन की जीत ने उत्तरी भारत में तुर्की राज्य की स्थापना को लगभग निश्चित कर दिया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि तराइन की जीत ने उत्तरी भारत में तुर्की राज्य की स्थापना को लगभग निश्चित कर दिया। जब मोहम्मद गौरी दूसरी लड़ाई जीत गया, यानी कि तराइन की दूसरी लड़ाई जब वह जीत गया, तो इससे यह निश्चित हो गया कि तुर्की राज्य की स्थापना हो जाएगी। यानी कि इस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी की राज्य स्थापना की उद्देश्य को निश्चित कर दिया था। गौरी के भारत पर आक्रमणों के दूरगामी परिणाम हुए। इसके फलस्वरूप दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसके बारे में आप विस्तार से अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए, ये हो गया हमारा उत्तरी भारत के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण के राज्य। उन दिनों उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी अनेक राज्य थे। कृष्णा नदी के उत्तर के राज्य दक्षिण पथ के राज्य तथा कृष्णा नदी से दक्षिण के राज्य सुदूर दक्षिण के राज्य थे। ठीक है, देखिए, कृष्णा नदी के उत्तर के राज्य दक्षिण पथ के राज्य तथा कृष्णा नदी से दक्षिण के राज्य सुदूर दक्षिण के राज्य थे। दक्षिण पथ के राज्यों में राष्ट्रकूट तथा चालुक्य प्रमुख थे। दक्षिण पथ के राज्यों में राष्ट्रकूट और चालुक्य प्रमुख थे। इनके बारे में आप समझ चुके हैं। सुदूर दक्षिण के राज्यों में चोल, चेर, पांड्य आदि प्रमुख थे। देखिए, सुदूर दक्षिण के राज्यों में चोल, चेर, पांड्य ये सब क्या थे? ये प्रमुख राज्य थे। आधुनिक मदुरै क्षेत्र में चोल साम्राज्य के दक्षिण में पांड्य राज्य था। आधुनिक केरल प्रांत में चेर वंश का शासन था। चोल राजाओं ने तंजौर के आसपास के क्षेत्र तमिलनाडु से अपना शासन प्रारंभ किया। चोल राजाओं ने तमिलनाडु से अपना शासन प्रारंभ किया। धीरे धीरे पल्लव वंश के
शासक और अन्य स्थानीय शासकों को पराजित कर अपने को दक्षिण में सबसे शक्तिशाली बना लिया। देखिए, ये जो चोल राजा थे, इन्होंने पल्लव वंश के शासक और स्थानीय शासकों को हराकर दक्षिण में सबसे शक्तिशाली शासक बना लिया। लेकिन साम्राज्य की स्थापना करने वाले आरंभिक चोल शासकों में विजयालय था। ठीक है, इनके विजय का काल यहाँ पर दिया गया है। उसने तंजौर को जीतकर अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित किया। चोल शासकों ने तंजौर को जीतकर अपने आप को एक स्वतंत्र शासक, स्वतंत्र राज्य का शासक घोषित कर लिया। चोल वंश के राजाओं में सबसे उल्लेखनीय राजा राज प्रथम और उसका पुत्र राजेंद्र चोल है। ठीक है, चोल शासकों में सबसे उल्लेखनीय कौन है, सबसे प्रसिद्ध कौन है, राज प्रथम और उसका पुत्र राजेंद्र चोल। राज प्रथम 958 से 1016 ईस्वी तक एक कुशल सेना संचालक था। इतने से इतने ईस्वी तक वह एक कुशल सेना संचालक रहा और उसने अनेक दिशाओं में आक्रमण किए। राज दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार में अरबों के आधिपत्य से परिचित था, अतः वह एक सामुद्रिक विजय के लिए निकला। उसने श्रीलंका और मालदीव नामक द्वीपों पर अधिकार जमाकर अरबों के आधिपत्य को चुनौती दी। ठीक है, राज का पुत्र राजेंद्र 1014 से 1044 ईस्वी अपने पिता से भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी था, मतलब उसको और भी ज़्यादा राज्य, ज़्यादा साम्राज्य चाहिए था। ठीक है, उसने एक विशाल जल सेना का गठन किया। राज का जो पुत्र था राजेंद्र चोल, उसने जल सेना का गठन किया। उसके दो युद्ध बड़े ही साहसिक और वीरतापूर्ण थे। एक तो वह जिसमें उसकी सेनाएं पूर्व भारत के समुद्र तट से होकर उड़ीसा को पार करती हुई गंगा नदी तक पहुंच गई। राजेंद्र का दूसरा अभियान श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में हुआ था। इन अभियानों में उसने जल एवं थल सेना का उपयोग किया। तो इस अभियान में उसने जल एवं थल सेना का उपयोग किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अपने राज्य के व्यापारिक हितों की रक्षा करना था। उसने अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए, अपने व्यापार के लिए ये अभियान किया। चोल प्रशासन, चोल राजाओं के अनेक अभिलेखों से उसकी शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अभिलेखों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि चोल प्रशासन, उनकी राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उनके बारे में जो कुछ भी लिखित जानकारी होती है वो सब अभिलेखों में लिखी होती है। ठीक है, अभिलेखों से ही उनकी शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर है कि राजा राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। ये सब जो हमें जानकारी मिलती है कहाँ से मिलती है, अभिलेखों से ही मिलती है। तो उसी में अभिलेखों में ही ये सब लिखा गया है कि राजा राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। फिर भी शासन कार्यों के संचालन के लिए वह अपने मंत्री परिषद की सलाह लेता था। राजा अपने राज्य का, अपने राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है, लेकिन वह फिर भी अपने प्रशासन के सुविधा के लिए, प्रशासन में सुविधा के लिए बहुत सारे मंत्रियों को नियुक्त करता है। अभी भी जैसे आप देखते हैं कि हमारे देश के सबसे प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लेकिन फिर भी उनके अंदर बहुत से मंत्री काम करते हैं। तो मंत्रियों को इसलिए रखा जाता है ताकि उन्हें प्रशासन में सुविधा हो। तो वैसे ही पहले भी होता था, पहले भी राजा अपने राज्य या अपने राष्ट्र का प्रधान होता था, लेकिन फिर भी उनके अंदर बहुत सारे मंत्री काम करते थे। तो उन्हीं मंत्रियों की मंडली को, मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद कहा जाता था। और वो जब भी कोई फैसला लेते थे, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे, तो उनसे पहले वो मंत्री परिषद से सलाह लेते थे। उसके आदेश उसका निजी सचिव लिख लिया करता था। आदेश को यहाँ पर कहा गया है जिरु वाक्य केल्वी। ठीक है, तो उसके आदेश को उसका निजी सचिव लिख लिया करता था। कुछ अधिकारियों के नाम भी मिलते हैं। पहले के अधिकारियों के नाम थोड़े अलग होते थे। ठीक है, जैसे कि ओले नायकम, प्रधान सचिव को ओले नायकम कहा जाता था। पेरुंदरम कहा जाता था प्रधान कर्मचारी को, एवं सिरुतरम निम्न कर्मचारी को सिरुतरम कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरह के कुछ नाम होते थे मंत्रियों के। इस व्यवस्था से प्रतीत होता है कि चोल शासकों ने सुसंगठित नागरिक सेवा यानी कि सिविल सर्विस का विकास किया। तो संपूर्ण चोल राज्य को राष्ट्र कहा जाता था। संपूर्ण चोल राज्य को राष्ट्र कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा हेतु यानी कि सुविधा के लिए संपूर्ण राष्ट्र कई इकाइयों में विभक्त था, जिन्हें मंडलम कहा जाता था। देखिए, चोल को राष्ट्र कहा जाता था, लेकिन संपूर्ण राष्ट्र बहुत से इकाइयों में बटा हुआ था, जिसको मंडलम कहा जाता था। प्रत्येक मंडलम, हर एक मंडलम में कोट्टम होता था। कोट्टम यानी कि कमिश्नरी। ठीक है, और प्रत्येक कोट्टम नाडु में बटा था। नाडु का मतलब क्या है, जिला। तो प्रत्येक कोट्टम नाडु में बटा हुआ था।
पुनः प्रत्येक नाडु कुर्रम यानी कि तहसील या ग्राम समूह, कुर्रम को हम तहसील या फिर ग्राम समूह कहते हैं, तो प्रत्येक नाडु तहसील या ग्राम समूह में बटा हुआ था। मंडलम का प्रधान तो राजवंशीय होता था, लेकिन कोट्टम, नाडु और कुर्रम के अनेक अधिकारी व कर्मचारी होते थे। सभी अपने क्षेत्र की गतिविधियों की सूचना अपने से ऊपर वाली इकाइयों को देते थे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आज की नागरिक सेवा से चोलकालीन नागरिक सेवा की तुलना कर चर्चा करें। तो अभी जो यहाँ पर दिया गया है, चोल प्रशासन के बारे में दिया गया है, इस तरह का प्रशासन आज भी है, आज भी इस तरह का प्रशासन विद्यमान है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले भी जो राष्ट्र का प्रधान व्यक्ति होता था उनके अंदर बहुत सारे मंत्री काम करते थे, वैसे ही अभी भी होता है। अभी जो हमारे देश के प्रधान हैं, हमारे प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति, तो उनके अंदर बहुत सारे मंत्री काम करते हैं। तो पहले भी वैसे ही होता था। और जैसे कि अभी जैसे देश बहुत सारे राज्यों में बटा है और राज्य जिलों में बटा है, जिला बहुत सारे गाँवों में बटा है, प्रखंडों में बटा हुआ है, तो वैसे ही पहले भी होता था। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि आज की नागरिक सेवा से चोलकालीन नागरिक सेवा की तुलना कर चर्चा करें। तो चोल प्रशासन और आज के शासन में भी बहुत सारी समानताएं हैं। अब है ग्राम स्वशासन। ग्राम स्वशासन गांव का स्थानीय स्वशासन चोल शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी। गांव का स्थानीय स्वशासन चोल शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी। बहुत से गांव में शासन का संचालन राजकीय कर्मचारियों के द्वारा न कर स्वयं गांव वालों द्वारा किया जाता था। यहाँ 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख है। यहाँ पर नीचे यहाँ पर 3 प्रकार की ग्राम सभाओं के बारे में दिया गया है। देखिए, पहला है उर यानी कि सर्वसाधारण लोगों की ग्राम सभा, यानी कि साधारण लोगों की ग्राम सभा को उर कहते थे। फिर है सभा या महासभा। गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों, जिन्हें गांव के वरिष्ठ ब्राह्मण को अग्रहार कहा जाता था। ठीक है, तो गांव के जो वरिष्ठ ब्राह्मण थे उनकी सभा को सभा या फिर महासभा कहा जाता था। नगरम व्यापारी समुदाय की महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 सभाओं में बटा हुआ था। ग्राम सभा शासक कार्यों के संचालन के लिए कई समितियों का गठन करती थी। ग्राम सभा शासन कार्यों के संचालन के लिए कई समितियों का गठन करती थी, जैसे कि प्रबंध समिति, उपवन समिति, सिंचाई समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, लेखा जोखा समिति इत्यादि। ठीक है, तो ग्राम शासन में जो भी कार्य होते थे उसके लिए ग्राम सभा में शासन के सभी कार्य बहुत अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से हो सके, इसके लिए बहुत सारे समितियों का गठन किया गया था। बहुत सारे समितियों को बनाया गया था ताकि सभी काम सही तरीके से सही समय पर पूर्ण हो सके। तो इसके लिए ये अलग अलग समितियां बनाई गई थी। ठीक है, समिति को वड़ियम कहते थे। इन समितियों के माध्यम से ग्राम सभा अनेक कार्य करती थी, जैसे कि मंदिर तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं की देखरेख। ठीक है, व्यापार की सुविधा के लिए राजपथों का निर्माण एवं मरम्मत। राजपथ का मतलब होता है सड़क, यानी कि सड़कों का निर्माण और मरम्मत, सिंचाई, सफाई आदि। सभा के सदस्यों का चुनाव लॉटरी द्वारा किया जाता था। समिति के सदस्यों के लिए कुछ योग्यताएं निश्चित की गई थी। इसकी जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। देखिए, अभिलेख का नाम है उत्तर मेरूर। तो समितियों के सदस्यों के लिए क्या योग्यताएं थी, तो इसकी जानकारी हमें उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है कि उत्तर मेरूर अभिलेख में क्या लिखा गया था और सभा समितियों के लिए ग्राम सभा का सदस्यों का चुनाव करने के लिए, सदस्य बनने के लिए उनकी क्या योग्यताएं थी। तो अभिलेख में क्या था, तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। तो पहला उसमें ये योग्यता था उसमें कि लोगों के पास ऐसी भूमि होना चाहिए जिससे कि टैक्स वसूला जा सके। दूसरा, उनके पास अपना घर होना चाहिए। पहला तो है कि ऐसा ज़मीन होना चाहिए जिससे कि टैक्स वसूला जा सके, और दूसरा है कि उनको अपना घर होना चाहिए। और तीसरा योग्यता है कि उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। देखिए कितनी सारी योग्यताएं हैं। जैसे कि आज के
आज के टाइम पे भी किसी भी पद के चुनाव के लिए बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती है, बहुत सारी योग्यताएं होती है। तो समय सफल होने के बाद ही उस योग्यता के लिए, उस पद के लिए आपका चयन होता है। तो पहले भी उसी तरह से होता था। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा तो वह किसी और समिति के सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खातिर राजस्व जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, तो ये सारी शर्तें थी। अगर ये सारी शर्तें आप पूरा करते हैं, ये सारी योग्यताएं आप में हैं, तभी आप ग्राम सभा के सदस्य बन सकते थे, ऐसा इसमें लिखा गया है। तो ये कब का हम पढ़ रहे थे? चोल प्रशासन के बारे में, ग्राम स्वशासन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो ग्राम समिति का सदस्य बनने के लिए ये सब योग्यताएं जरूरी था। दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे भव्य मंदिर के बारे में। जो हमारा बच गया है आगे का चैप्टर, वो आगे चैप्टर भी हम पढ़ेंगे और इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसको भी हम लोग सब सॉल्व करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सबको हम लोग एक साथ सॉल्व कर लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।